आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण चल रहा है। 2 इकाइयों का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर गठन किया गया है। विशेष सेवा इकाई मनोन्याय और बच्चों के लिए विशेष सेवा इकाई, इसमें जो सदस्य हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रशिक्षण का उनको कानूनों, प्रावधानों और नई चीज़ों के बारे में, जो कानून में अपडेट्स हैं उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि ये दोनों समितियां जो विकार से ग्रसित व्यक्ति हैं और जो बच्चे हैं उनके अधिकार हैं और उनके संबंध में जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के कर्तव्य हैं उनके क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और जागरूकता ला सके। निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी ने ये 2 कमेटियां गठित की और उन्होंने बच्चों के लिए और मनोरोगी के लिए नालसा से यह प्रावधान रखा कि कानूनी सहायता, लीगल सर्विसेज जो इनको दी जानी है वह जिला स्तर तक जाए। इसके लिए उन्होंने यहाँ कमेटी बनाई। तो हमारे यहाँ जो DLSA के जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन हैं और ये दोनों कमेटियाँ गठित कर दी गई और आज 2 दिन का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। इसमें मनोरोगी से संबंधित हमारे 2 सेशन हो चुके हैं और आगे का सेशन भी रहेगा और बच्चों का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अनुसार ये दोनों दिन ये चलेगा प्रशिक्षण और ये जो 2 कमेटियां गठित की गई है ये अपना कार्य करेगी। 2 कमेटी में कितने सदस्य? 34 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष जो जिला विधिक सेवा के जो अथॉरिटी के जो सचिव हैं वो चेयरमैन हैं, एक रिटायर्ड जज हैं और बाकी सदस्य हैं, पैनल सदस्य हैं। और ये देखेंगे कि मनोरोगी बच्चे के हित में पैरामाउंट इंटरेस्ट उसका क्या हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाए और इसी तरीके से बच्चों का जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारित हुआ है उसके अनुसार भी और उनके रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास के लिए क्या किया जाए, ये कमेटियाँ काम करेगी। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रावधान के अंतर्गत जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत के तत्वाधान में और इनके नियंत्रण के अधीन जो है लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम उदयपुर में कार्य कर रहा है। ये विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहा है और इसका जो उद्देश्य है एक प्रभावी और प्रतिरक्षा जो है एक अभियुक्त को उपलब्ध कराई जाए। तो वे सभी व्यक्ति जो कि निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र है, चाहे वो कस्टडी में व्यक्ति हो, महिला हो, SC/ST वर्ग का हो, दिव्यांग हो, आपदा पीड़ित हो, तो वे व्यक्ति जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार होते हैं और उनको जो है अगर वो चाहते हैं तो विधिक सहायता दी जाती है। और आज जो है ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम जो है उन व्यक्तियों के लिए जो मानसिक रूप से विकलांग है उनके लिए जो क्या एक अच्छा हो सकता है सोसाइटी में, उसको लेके की जा रही है। धन्यवाद। हेल्पलाइन नंबर है निःशुल्क विधिक सहायता की 15100 जो है, कोई भी व्यक्ति उस पर डायल कर सकता है। तो राष्ट्रीय लेवल पे वो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है। गोविंद वैष्णव, चीफ LADCS। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 2 कमेटियां बनाई गई है। जिला विधिक सेवा इकाई मनोनयन एवं बच्चों के लिए विशेष विधिक सेवा इकाई का 2 कमेटियां तैयार की गई है, जिनका 2 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसमें इससे संबंधित जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया है और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि हमारे लिए फील्ड में बहुत ही योग्य रहेगा। मैं यशोदा पनिया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष। एक तो हमारा जो मनोविकार से या मनोरोग से ग्रसित व्यक्ति हैं उनके संबंध में जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत हुई
अब एक विषय और है हमारा बच्चों से संबंधित। हमारी एक स्कीम आई है नालसा की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2024। ये स्कीम आई है। इस स्कीम में कोई नए प्रावधान नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि इस स्कीम में जो बच्चों से संबंधित प्रावधान जो कहीं भी अपने संविधान में कानूनी प्रावधानों में दिए गए हैं, उन सभी प्रावधानों को एक जगह इकट्ठा करके ये स्कीम बनाई गई है कि बच्चों के लिए कैसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके उनके अधिकारों की रक्षा कर सके और उनके संबंध में जो समाज के दायित्व हैं, जो विभिन्न राज्य के दायित्व हैं, माता पिता के, बाल कल्याण समिति के, इसमें दोनों तरह के बच्चे शामिल किए चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम में, चाहे बच्चे नीड एंड केयर वाले हों, चाहे बच्चे कॉन्ट्रिब्यूट लॉ वाले हों। तो ऐसे बच्चों के लिए ये चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम जो लीगल सर्विस देने के लिए जो बनाई गई है, आज इसके प्रशिक्षण के लिए मैं आपको इसमें प्रमुख रूप से क्या क्या कहाँ प्रावधान है, फिर अपन सारे लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं, तब एक एक करके चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जेजे एक्ट है। जेजे एक्ट में हमारे चाहे नीड एंड केयर वाला चाइल्ड हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट लॉ वाला चाइल्ड हो, उसको परिभाषित किया गया है और इस परिभाषित किया गया है और साथ ही ये बताया गया है कि बच्चों से संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के कई जगह विषय में उसमें किए गए हैं, जिसमें जो प्रमुख प्रावधान है मैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक आर्टिकल 14 में बच्चों के लिए, आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 21 है बच्चों को शिक्षा के संबंध में, और 39A में क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ धारा 12 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में विधिक सहायता के प्राप्त हैं, उसके लिए 39F, और आर्टिकल 21 में भी उनके बहुत सारे अधिकारों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया है। कुछ कानून है, गार्डियन वार्ड एक्ट 1890 का, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का है ना, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005 का एक्ट, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 का 2006 का, राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जैसे आरटी के नाम से हम जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इस तरह के ये सारे एक्ट है प्रमुख रूप से जो कि बच्चों के संबंध में कार्य करते हैं। अब जैसा कि जेजे एक्ट में बच्चों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, तो ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट लॉ वाले हैं, और ये बच्चे हमारे चाहे विशेष होम्स में रह रहे, उनके लिए हमारे लीगल एंड सर्विसेज की ओर से न्याय मित्र के रूप में हमारे एडवोकेट लगाए जाते हैं, जो कि उसकी ओर से निःशुल्क पैरवी करते हैं। और प्रावधान यही है कि जो भी बच्चा कॉन्फ्लिक्ट लॉ वाला है उसकी पैरवी हमारा न्याय मित्र ही करेगा। जब तक वो किसी प्राइवेट एडवोकेट को अलाउ नहीं करती, तब तक वो किसी बच्चे की पैरवी नहीं कर सकता। न्याय मित्र की जिम्मेदारी है कि वो है। और इसमें जो हमने न्याय मित्र के जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स वगैरह जारी किए हैं, उनमें ये विशेष रूप से ड्यूटी डाली है, अगर इवन प्राइवेट एडवोकेट भी आ गया है और कोर्ट ने उसे परमिट कर दिया है, तो भी हमारा जो न्याय मित्र है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहेगा, वहां उपस्थित रहेगा कि वो देखेगा कि बच्चे की ढंग से पैरवी हो रही है कि नहीं, उसके अधिकारों का संरक्षण हो रहा है कि नहीं, प्रभावी। और जैसा कि हम अभी हमारे चीफ एडिटर गोविंद जी ने बताया कि प्रभावी प्रतिरक्षा होनी चाहिए उसके कानून में जो कॉन्फ्लिक्ट लॉ है, तो उसमें उसका पक्ष प्रभावी रूप से रखा जाए और उसको जिस कानून सहायता का अधिकार है वो प्रभावी रूप से उसे मिले। एक बच्चे आते हैं नीड एंड केयर वाले। नीड एंड केयर जो कॉन्फ्लिक्ट लॉ वाले बच्चे हैं वो हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के संरक्षण में रहते हैं और उनके ही कस्टडी में, उनके डिस्पोजल पर है। और इसी प्रकार से नीड एंड केयर वाले बच्चों के लिए हमारा सीडब्ल्यूसी बनी हुई है और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी यहाँ है, अध्यक्ष भी यहाँ है। तो इनका काम है कि नीड एंड केयर वाले बच्चे के अधिकारों का उसका राज्य की, क्योंकि हमारा देश एक लोकल राज्य है और उसमें बच्चे भी एक हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 14 में समता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन हमने युक्तियुक्त वर्गीकरण से जो विशेष वर्ग हैं उनके लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण से जो माने रहे हैं कानून में, उनमें बच्चे भी शामिल है, उनके लिए हम विशेष उपबंध बना सकते हैं। इसलिए हमने बच्चों के लिए बहुत सारे
बच्चों के लैंगिक शोषण से बचने के लिए पॉक्सो एक्ट का गठन किया 2012 में और उसके लिए विशेष अदालतें बनाई और जो उनके लिए कार्य कर रही है। इसी प्रकार से बच्चों के एजुकेशन के संबंध में और बच्चों को चाइल्ड लेबर से छुड़ाने के लिए बच्चों के बाल विवाह भी एक ऐसा अपराध है जो बच्चों के प्रति किया जाता है, उससे भी रोकने के लिए हमने कानून बनाए हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन है और इस संबंध में लीगल एड में भी विशेष प्रावधान है। तो ये सभी प्रावधान ऐसे हैं जो कि ये चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम में बताए गए हैं। इसमें बहुत सारी टर्म यूज होती है, ऑब्जर्वेशन होम है, जैसे कि नीड एंड केयर वाले चाइल्ड के लिए है, बालिका गृह, बालक गृह, उसमें बच्चे रहेंगे, कौन रहेंगे, उनका क्या राइट्स होंगे और क्या ड्यूटी है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, CWC की भी है और इसी प्रकार से हमारे नए मित्र भी हैं यहाँ उपस्थित, उनकी भी अलग अलग जिम्मेदारी है। तो ये विषय ऐसा है कि जिस पर की बहुत सारे प्रावधानों का मिला जुला है और हमारे यहाँ जो डेटा है उसमें सर्वेक्षण में आया है कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी अभी युवा है। हम 50% से अधिक हमारे युवा हैं जिनमें बच्चे भी हैं और ये है, तो हमें इनके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों को CCI में रखना एक उद्देश्य होता है, लेकिन CCI में नहीं रख के उन बच्चों को फैमिली बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए उनको पारिवारिक माहौल देने के लिए जो फैमिली ऐसी हैं जिनको बच्चों की ज़रूरत है लेकिन जो कारा के उससे लेंगे तो 2 या 4 साल का समय लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसे ये है कि वो बच्चे का पालन पोषण करने में इंटरेस्टेड है, वो रख सकते हैं लेकिन उनको लीगली राइट्स नहीं होते। बच्चे को सरनेम नहीं दे सकते हैं वो अपना, और पिता का नाम संरक्षक का नाम लग सकता है लेकिन उसको पिता का नाम नहीं दिया जा सकता, सरनेम नहीं दिया जा सकता, तो उस फैमिली को लीगल राइट्स नहीं होते हैं। और बच्चा जब तक चाहे, बच्चा चाहे या फैमिली चाहे या उन दोनों की बॉन्डिंग जब तक अच्छी है जब तक रह सकते हैं, इसके लिए एक फॉस्टर केयर एजेंसी है जो समय समय पे मॉनिटरिंग करती है और जब तक वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट अच्छा है तब तक वो 18 साल की उम्र तक बच्चा रह सकता है। 18 साल के बाद में वो लीगल फ्री हो जाता है तो उसके बाद वो खुद जहाँ जाना चाहे जा सकता है। तो इस तरह से अपने पूरे भारत में सबसे अच्छा काम उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर में आज दिनांक तक 32 बच्चे ऐसे हैं जो फॉस्टर फैमिली में दे चुके हैं। मैं बार बताना चाहूंगा, मैं पिछली बार ट्रेनिंग में गया था तो फॉस्टर केयर के बारे में एक एग्जांपल एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति द्वारा दिया गया कि भगवान कृष्ण थे ना, वो फॉस्टर केयर का बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वो जाके यशोदा जी के यहाँ और नंद बाबा के यहाँ पले बड़े, तो वही है। तो बच्चा जो लीगली अडॉप्ट नहीं होता परंतु उसका पारिवारिक रूप से परवरिश हो पाए और पारिवारिक मूल्यों को और समाज की उसको देख पाए तो उसको एडॉप्शन की तरह राइट नहीं होते। बच्चा एडॉप्टेड नहीं होता, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है लेकिन वो किसी परिवार के साथ, फॉस्टर केयर परिवार के साथ पढ़ता है और रहता है और वहीं अपना विकास करता है। तो एक मैं भी ये जानना चाहूंगा कि लीगली फ्री बच्चे किस तरह होते हैं और कारा किस के पोर्टल पे किस तरह से बच्चों के एडॉप्शन की कार्रवाई होती है और किस तरह से CWC और हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला प्रशासन और फैमिली कोर्ट इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है, इसके बारे में कोई हमारे CWC में से कोई बताता है? सर, जो बच्चे CWC के पास में आते हैं, चाहे पालना गृह से आए चाहे मिसिंग चाइल्ड में आए, किसी भी तरह से प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए सर एक पेपर में विज्ञप्ति निकलाई जाती है जो नेशनल पेपर होते हैं उसमें, और 60 दिन का समय दिया जाता है कि 60 दिन में कोई भी आके क्लेम कर सकता है कि ये बच्चा हमारा है। 60 दिन के ड्यूरेशन में अगर कोई आके क्लेम नहीं करता है तो उस कंडीशन में संबंधित थाने वाले हमारे को NOC दे देते हैं कि इस बच्चे के लिए किसी ने आके क्लेम नहीं किया। उस NOC के बिहाव पे कारा के पोर्टल पे उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। फिर पोर्टल पे रजिस्टर होने के बाद फिर अप्लाई किया किसी व्यक्ति ने, फिर उसके बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं, क्या लेने वाले की योग्यता होनी चाहिए कि उसको वो कारा के पोर्टल पे अप्लाई कर सके? हर कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। उसके बाद में CWC का वैसे रोल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ऑफिशियली बताना चाहूंगी कि वो कारा के उस पर फैमिली जो लेना चाहेगी बच्चे को वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी और जो बच्चा देना है अपने को वो उसको भी रजिस्टर्ड करेंगे, तो वो अपने आप से मैचिंग हो जाता है। जैसे आज की डेट में 6,000 फैमिली है जो बच्चे को लेना चाह रही है, लेकिन उसके बदले में बच्चे मुश्किल से अपने पास 2,000 ही है। तो वो
मेरिट चलता है कि इस फैमिली के साथ में इस बच्चे को, इस फैमिली के साथ में, अब मेरा नंबर आया है बच्चा को लेने के लिए, उस टाइम मेरे साइड में सामने जो बच्चा प्रेजेंट है, बाई चांस वो बॉय है, मेरे को गर्ल्स चाहिए, तो मैंने कह दिया कि नहीं मुझे गर्ल्स चाहिए, तो मेरा नंबर वापस रोस्टर में नीचे चला जाएगा सबसे लास्ट में, फिर वापस मुझे 2 साल 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें यह है कि फोस्टर केयर और एडॉप्शन इसका विकल्प नहीं माना जाए एडॉप्शन का। ये बच्चे के हित में कोई काम हो रहा है तो उसके लिए है, तो इसको एडॉप्शन का विकल्प नहीं मान सकते। और फोस्टर फैमिली अप्लाई करेगी और उनकी पात्रता होगी, उसके बाद उनकी मैचिंग होकर उसको बच्चा दिया जाएगा। और यही कारा के अंदर जब चढ़ता है बच्चा, तब कारा की ही पोर्टल पे जो इच्छुक व्यक्ति है जो एडॉप्शन करना चाहते हैं, तो उनकी सर्टेन एज डिफाइन की हुई है एक्ट में, और उनकी इनकम सैलरी सर्टिफिकेट और कोई ऐसी डिजीज से ग्रसित नहीं हो, ये सारे सर्टिफिकेट और भी फॉर्मेलिटीज है, पुलिस इंक्वायरी और सारा करके उसको पोर्टल पे डालना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जैसे बच्चे कम है और फैमिली ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4 महीने का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद ही उनको दिया जाता है, जिसमें CWC का राइट ये रहता है कि उसकी NOC आने के बाद उसको सरेंडर माना जाता है। उसके बाद जो फैमिली आती है उनको CWC द्वारा ही हैंड ओवर